नमस्कार। ज्योतिष यात्रा में आप सभी का स्वागत है। ये तो आप सभी जानते होंगे कि ज्योतिष एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से या जिसके जरिए आप जीवन की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। जो अंधकार आपके जीवन में छाया हुआ है उस अंधकार से आप उबर सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई एक ऐसा सलाहकार हमें मिल जाए जो कि हमें सही पथ दिखाए, सही रास्ते पर लेकर चले, तो जीवन की परेशानियां अपने आप छट जाती हैं। और जीवन में जो अक्सर हमें कांटे मिलते हैं वो कांटे नहीं मिलते, हमें फूलों के रास्ते पर ले चलने का माध्यम बन जाते हैं वो व्यक्ति। ऐसे पथ प्रदर्शक जो हमारे बीच में हैं वो हैं श्री पी प्रकाश जी, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, पामिस्ट हैं, वास्तु विशेषज्ञ हैं। स्वागत है आपका प्रकाश जी। नमस्कार प्रकाश जी। आपसे हर बार कुछ ना कुछ तो हम आपसे नया पूछते ही रहते हैं। हमारे दर्शकों के पत्र भी आते हैं कि आपने उन्हें बहुत हद तक ज्योतिषी बना दिया है। लेकिन ज्योतिष एक बहुत बड़ा ज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान है और इसमें बहुत रिसर्च होते हैं जो कि आप करते जा रहे हैं और लोगों को बताते जा रहे हैं। तो आज हम आपसे काल सर्प योग के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले चूंकि हम आपसे रुद्राक्ष के बारे में चर्चा करते आए हैं तो अपने दर्शकों को काल सर्प योग के बारे में मैंने इसलिए बता दिया कि वो तैयार हो जाएंगे कि आज उन्हें कुछ खास सुनने को मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हमने पिछली बार आपसे गौरी शंकर रुद्राक्ष के बारे में चर्चा की थी। आज किस खास रुद्राक्ष के बारे में आप हमें बताएंगे? योगिता जी, पिछले हम एपिसोडों में रुद्राक्ष के बारे में तकरीबन सब रुद्राक्ष के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ सिर्फ एक रुद्राक्ष जो आखिरी बचा है उसको बोलते हैं गर्भ गौरी रुद्राक्ष। ये रुद्राक्ष भी गौरी शंकर रुद्राक्ष की भांति दोनों रुद्राक्ष एक दूसरे जुड़े होते हैं, लेकिन इसमें एक दाना रुद्राक्ष का छोटा और एक बड़ा होता है। ये उन स्त्रियों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है जो जिनको गर्भ धारण करने में कुछ परेशानी है या जिन स्त्रियों के बच्चे होकर मर जाया करते हैं। अगर ऐसी स्त्रियां इसको धारण कर लें तो काफ़ी हद तक उसमें इनको प्रॉब्लम में रिलीफ मिल सकता है। जी, इस रुद्राक्ष के बारे में आपने बताया तो ऐसे कई दर्शक जिनको कि लगता होगा कि उनको प्राप्ति होनी चाहिए पुत्र की या संतान की, तो उनके लिए ही रुद्राक्ष जो है काफी फायदेमंद है। चलिए, तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। अब जो कि हमारा खास टॉपिक है काल सर्प योग, जिसके बारे में हमारे दर्शकों के दिल में बहुत कौतूहल होगा कि आज क्या हमें पता लगने वाला है इस योग के बारे में। तो सबसे पहले अगर आप डिफाइन कर दें कि काल सर्प योग क्या है तो काफी होगा हमारे लिए। देखिए योगिता जी, काल सर्प योग के बारे में समाज में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। जी जी। अलग अलग ज्योतिष आचार्यों के, अलग अलग विद्वानों के इसमें अलग अलग मत है। कुछ विद्वान जो मानते हैं कि काल सर्प योग है ही नहीं, बिल्कुल, और कुछ आचार्यों का मानना है, ये विद्वानों का मानना है कि काल सर्प योग है। और काफी साल पहले जो कुछ हमारे आचार्य हुए वो इसको काल योग के नाम से जानते थे। जी। यहाँ भ्रांतियां तो हैं ही, लेकिन हम तकरीबन 12 तरह से हम काल सर्प योग का वर्णन करेंगे अगले एपिसोड्स में। जी। मैंने अपने अनुभव में ये पाया है कि काल सर्प योग का इफेक्ट आदमी पे होता है और उसका विधिवत निवारण करने से काफी हद तक रिलीफ मिल जाया करते हैं। आज हम प्रथम चरण में जो बताने जा रहे हैं वो पहला सर्प योग, आप उसको ध्यान दें। इसका नाम है अनंत काल योग। जी। अनंत काल सर्प योग। जी। जब पहले घर में कुंडली के फर्स्ट हाउस में राहु और 7वें घर में केतु बैठ जाएं या राहु केतु जहां बैठ जाएं और एक तरफ सारे ग्रह आ जाएं, तब हम बोलते हैं इसको अनंत काल सर्प योग। ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में काफी परिश्रम करना पड़ता है। जी। और जो पैतृक परिवार है उनकी तरफ से काफी प्रॉब्लम इनको आती हैं और दाम्पत्य जीवन में भी लाइफ में काफी अप डाउन आया करते हैं, जिन कुंडलियों में अनंत काल सर्प योग है। इस काल सर्प योग को जो दूसरे कुछ आचार्य जो मानते हैं वो दृश्य और अदृश्य काल सर्प योग मानते हैं। वो काल सर्प योग नहीं कहते, वो बोलते हैं दृश्य योग या अदृश्य योग। जो दृश्य योग मतलब आप अपनी कुंडली अगर चेक करें, पहले हाउस में राहु है और 7वें में केतु है मान लीजिए, और सीधे हाथ में आप कुंडली फ्रंट पे रख के देख रहे हैं, सारे ग्रह उधर हैं, तो उसको हम बोलते हैं दृश्य काल सर्प योग। ऐसे व्यक्ति बचपन और बुढ़ापा इनका बड़े आराम से कटता है, लेकिन जवानी में बड़ी स्ट्रगल होती है। उसका एक उदाहरण मैं आपको दूंगा, जवाहरलाल नेहरू जी की कुंडली जो हमारे प्रधानमंत्री हुए हैं। इसी तरह से जो बी पार्ट के लोग हैं, इनका जीवन तीनों पार्ट जो लाइफ के हैं वो बड़े आराम से गुजर जाते हैं। लेकिन जो काल सर्प योग का जो उसका जो काम करने का तरीका है या काल सर्प जो प्रभाव डालता है आदमियों पे, उसके ये तीन ही प्रभाव हैं कि उसको अपने पैतृक परिवार में प्रॉब्लम होती है, उसके दाम्पत्य जीवन में अप डाउन ज्यादा आते हैं और वो ऐसे व्यक्तियों को तरक्की करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परिश्रम करना पड़ता है।
जी। इस योग का नाम है अनंत कालसर्प योग। और दूसरे कालसर्प योग का जो हम वर्णन है वो नेक्स्ट एपिसोड में चालू रखेंगे। पहला एपिसोड आज हमने, पहला जो योग था वो हमने आपको बताया। आपने बहुत सुंदर तरीके से हमें कालसर्प योग के बारे में बताया कि 12 तरीके के होते हैं और आपने बहुत अच्छा वर्णन भी किया। लेकिन अभी भी दिमाग में ऐसे कई लोग कहते हैं कि कालसर्प योग ताउम्र रहता है या उसका कोई निवारण ही नहीं है, तो क्या इस पर भी आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे कि कुछ होता है या नहीं हो पाता? योगिता जी, कालसर्प योग को जानने के लिए पहले पौराणिक कथा में हम चलेंगे कि सबसे पहले जब समुद्र मंथन के बाद अमृत और उसमें से जहर निकला था, तो देवताओं ने सोचा कि हम सारा अमृत जो है अपने देवताओं को पिला दें ताकि सब लोग अमर हो जाएं। राहु जो थे वो किसी तरह से छुप के उसमें लाइन में बैठ गए, लेकिन सूर्य और चंद्र ने उनकी तरफ इशारा करके बताया और उनको सुदर्शन चक्र से उनकी गर्दन निकाल दी गई। तो एक हिस्सा जो था उसको राहु और धड़ को केतु कहते हैं। जैसे हम लगते हैं सूर्य और चंद्र ग्रहण लगते हैं, वो ड्यू टू कालसर्प योग ही लगते हैं। इसी तरह जब कालसर्प योग किसी कुंडली में लग जाया करता है, ऊपर नीचे या डायगोनल से लगे और सारे ग्रह एक तरफ हो जाएं, तो जो अच्छे ग्रह हैं उनके फल जो है वो भी नहीं मिल पाते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए देता हूं कि जैसे मैं बड़े बड़े आदमी का उदाहरण इसलिए देता हूं कि एक आम आदमी को समझने में दिक्कत ना आए। जैसे हमारे देश में एक जो म्यूजिक के अंदर जिसका नाम बड़े इज्जत से लोग लेते हैं, लता जी हैं, लता मंगेशकर जी। इनकी कुंडली में कालसर्प योग है, सब कुछ है, लेकिन शादी नहीं हो पाई। जी हाँ। अब आप उसको किसी तरह का नाम दें, उन्होंने की नहीं या नहीं हुई, या इसको कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहते, लेकिन सब कुछ होने के बाद में एक चीज का अभाव रह गया। बिल्कुल। तो यही कालसर्प योग का जो करने का जो इसका काम करने का तरीका है कुंडलियों में, ये यही है, कहीं ना कहीं वो अभाव कुछ ना कुछ छोड़ जाता है। चलिए, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से कालसर्प योग का वर्णन किया है। आने वाले वक्त पे अपने दर्शकों को हम बाकी जो योग हैं, जो योग आपने बताया है कि 12 योग है, उनमें से एक योग का सिर्फ वर्णन किया गया है, बाकी योग उन्हें बता दिए जाएंगे। लेकिन चूंकि आज आपने बात कुछ की कि ग्रह नीच के, तो हमें पिछले प्रोग्राम का याद आ गया कि आपने कहा था कि बृहस्पति अगर नीच का हो तो क्या प्रभाव किसी इंसान पर पड़ सकता है। आज आप हमें किस ग्रह के बारे में बताएंगे कि अगर वो नीच का हो तो हम पर कोई बुरा प्रभाव पड़ सकता है? नहीं योगिता जी, हमने जो बात करी थी वो बृहस्पति के बारे में करी थी। अगर मकान बनाते वक्त बृहस्पति नीच का हो या खराब ग्रहों से ग्रस्त हो, तो ऐसे व्यक्तियों को हमेशा धन का अभाव रहता है, चाहे वो वास्तु के हिसाब से ही अपना मकान बना ले। इसी तरह से जब गोचर में चंद्रमा अगर नीच में है या खराब ग्रहों से ग्रस्त है या अस्त है जी। जैसे अस्त जो है वो हम 12 डिग्री का, चंद्रमा जब 12 डिग्री का होता है तब हम उसे अस्त मानते हैं जी। अगर ऐसे व्यक्ति किसी की जन्म कुंडली में या गोचर में उस वक्त ये चंद्रमा चल रहे हैं इस सिस्टम से, तो ऐसे व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति को उस वक्त मकान का आरंभ नहीं करना चाहिए। कई दफा देखा गया कि ये मकान जब आरंभ करते हैं, इसके खत्म होने से पहले ही उनकी जो स्त्रियां हैं वो ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाती हैं। कई दफा उनकी डेथ भी देखी गई है उनकी स्त्रियों की। जी, तो मेरा अपना आप लोगों को यही सजेशन है कि जब चंद्रमा नीच के हों या खराब ग्रहों से ग्रस्त हों या अस्त हों, उस वक्त आप नए घर का निर्माण जो है वो कभी आरंभ ना करें। नमस्कार।